हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पवन बायो क्लासेस में। और आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है ऑल अबाउट जीएनएम एग्ज़ाम। जीएनएम एग्ज़ाम क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, इस एग्ज़ाम के क्या क्या फ़ायदे हैं, हम लोग सब इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इस वीडियो में हम किस किस चीज़ों पर बात करने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन अबाउट इम्पोर्टेंस, करियर आफ्टर, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, इंपॉर्टेंट सेक्शन, हाउ टू प्रिपेयर, रेफरेंस मटेरियल्स, डू एंड डोंट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स, फैक्ट्स एंड मिथ, स्किल्स रिक्वायर्ड, करियर ग्रोथ और कंक्लूजन। इन चीजों पर आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। जीएनएम का मतलब क्या होता है। तो जीएनएम का मतलब होता है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। यह एक कोर्स होता है नर्सिंग के में अपना करियर बनाने के लिए। ओके, तो जो जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम होता है, इट इज कंडक्टेड फॉर एडमिशन इनटू नर्सिंग डिप्लोमा प्रोग्राम्स। नर्सिंग में जो डिप्लोमा प्रोग्राम होता है उसमें एडमिशन के लिए ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। ओके, एंड दिस एग्जाम इज अ स्टेपिंग स्टोन फॉर कैंडिडेट्स एस्पायरिंग टू बिकम प्रोफेशनल नर्सेज और मिडवाइफ्स। ऐसे कैंडिडेट्स जो प्रोफेशनली नर्स या फिर मिडवाइफ में के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, मिडवाइफ बनना चाहते हैं, उनके लिए यह एग्जाम एक स्टेपिंग स्टोन है, एक एंट्रेंस एग्जाम के तौर पे हम कह सकते हैं कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद ही आप इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हो। तो अगला है कि इट इज कंडक्टेड बाय द वेरियस स्टेट नर्सिंग काउंसिल्स, यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज अक्रॉस इंडिया। जो अलग अलग स्टेट के जो नर्सिंग काउंसिल हैं, जो यूनिवर्सिटीज हैं और ऑल ओवर इंडिया में जो अलग अलग कॉलेजेस हैं, वो ये कोर्स कराते हैं, ये एग्जाम कराते हैं। ओके, इस एग्जाम की बात करें तो जीएनएम कोर्स ड्यूरेशन इज टिपिकली 3 years and 6 months। जनरली जो जीएनएम का कोर्स होता है वो 3 years and 6 months का होता है, 3.5 साल का होता है, जिसमें कि आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी इंक्लूडेड होती है। ओके, दिस एग्जाम इज डिजाइन टू इवेलुएट कैंडिडेट्स एप्टीट्यूड इन साइंस, जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग। साइंस में, जीके में और रीजनिंग में जो आपका एटीट्यूड है उस चीज को जज करने के लिए ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। आफ्टर क्लियरिंग द एग्जाम, कैंडिडेट्स कैन परस्यू करियर इन हेल्थ केयर सेक्टर। इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद जो कैंडिडेट्स हैं वो हेल्थ केयर सेक्टर में अपना करियर आगे बढ़ा सकते हैं। ओके, इसके अलावा इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू एंटर द नोबल प्रोफेशन ऑफ नर्सिंग। नर्सिंग जैसे प्रोफेशन, एक नोबल प्रोफेशन में एंटर करने के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी होती है, जिसमें कि इट हेल्प कैंडिडेट्स सिक्योर ए करियर इन द ग्रोइंग हेल्थ केयर इंडस्ट्री। जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री, ग्रोइंग हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, उसमें अपना एक करियर सिक्योर करने के लिए यह एग्जाम हेल्प करता है कैंडिडेट्स को। ओके, नर्सेस प्ले अ वाइटल रोल इन पेशेंट केयर। नर्स का क्या रोल होता है ये शायद ही किसी से छुपा हो, हर कोई जानता है नर्सेस का जो रोल होता है वो पेशेंट की केयर करना होता है। इसके अलावा ये, तो इसके लिए मेकिंग दिस एग्जाम एन इम्पॉर्टेंट गेटवे टू अ हाईली रिस्पेक्टेड कैरियर। तो जो नर्स एक हाईली रिस्पेक्टेड कैरियर है, ठीक है, उसके लिए ये एग्जाम एक इम्पॉर्टेंट गेटवे है, एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, जिसको बैरियर है, इसको क्रॉस करने के बाद ही पर्टिकुलर कैंडिडेट एक नर्स के तौर पे अपना करियर बना सकते हैं। ओके, बात करते हैं करियर आफ्टर एग्जाम। एग्जाम के बाद, एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद, कोर्स करने के बाद क्या क्या करियर्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले चीज कि जो इमीडिएट करियर ऑप्शन है, जस्ट आफ्टर क्लियरिंग द एग्जाम एंड जस्ट आफ्टर दिस कोर्स। इस कोर्स को करने के बाद, इससे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेने के बाद जो जो आपके पास कोर्सेज मिलेंगे वो है आपके, सबसे पहले तो स्टाफ नर्स के तौर पे आप काम कर सकते हो, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर के तौर पे काम कर सकते हो, एज ए मिडवाइफ, एज ए होम केयर नर्स के तौर पे आप काम कर सकते हो। और जो आपके वर्क प्लेसेस होते हैं वो जनरली आपके गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, क्लिनिक्स होते हैं, जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स होते हैं वो होते हैं, कुछ एनजीओज होते हैं जहाँ पर कि आपको इन्वॉल्व किया जाता है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वहाँ पर आपको इंक्लूड किया जाता है, आपकी पोस्टिंग वहाँ पर होती है। इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है, वो आपको क्या होती है कि जो जीएनएम के डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं इनको
दे कैन लेटर परस्यू एडवांस नर्सिंग डिग्री, जो नर्सिंग की जो एडवांस डिग्री जैसे बीएससी नर्सिंग हुआ, ओके, पोस्ट बीएससी नर्सिंग हुआ, जिसमें कि अलग अलग स्पेसिफिक फील्ड्स में आपको स्पेशलाइजेशन मिलती है, जिसमें इसके बाद आप एडमिनिस्ट्रेटिव रोल भी प्ले कर सकती हैं या फिर लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी हो जाती है। जीएनएम के बाद आपको एडवांस डिग्री मिलती है या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रोल भी मिलता है। ओके, बात करते हैं कि जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो सबसे पहला क्या है, प्रोवाइडिंग डायरेक्ट पेशेंट केयर इन हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स। जो हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, उसमें आपको डायरेक्ट पेशेंट केयर के तौर पे आपको अपॉइंट किया जाता है उनकी डायरेक्ट केयर करने के लिए। इसके अलावा असिस्टिंग डॉक्टर्स ड्यूरिंग सर्जरीज एंड मेडिकल प्रोसीजर्स। जब भी सर्जन सर्जरी कर रहे होते हैं या जो भी मेडिकल प्रोसीजर्स होते हैं उनमें डॉक्टर्स को असिस्ट करने का जो काम होता है वो नर्सेस का होता है। इसके अलावा मॉनिटरिंग पेशेंट्स हेल्थ एंड मेंटेनिंग एक्यूरेट मेडिकल रिकॉर्ड्स। जो मेडिकल के रिकॉर्ड्स होते हैं, उनका बीपी कितना है और उनका शुगर लेवल कितना है, ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों, बीपी का, पल्स रेट का, ये सब चीज़ें मॉनिटर करना, ये काम होता है नर्सेज का। इसके अलावा है एजुकेटिंग पेशेंट्स एंड देयर फैमिलीज अबाउट हेल्थ कंडीशंस एंड पोस्ट ट्रीटमेंट केयर। हेल्थ कंडीशन सभी कैसी है, बार बार लोग पूछते हैं पेशेंट का क्या हाल है, वो सारी चीज़ें। और पोस्ट ट्रीटमेंट केयर, ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट का कैसे ख्याल रखना है, इन सारी चीज़ों को फैमिलीज को बताने का जो काम होता है वो नर्सेस का होता है। इसके अलावा अगर उनकी ज्वाइनिंग होती किसी एनजीओ में होती है तो जो हेल्थ अवेयरनेस का प्रोग्राम है उसको प्रमोट करना, और जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं कम्युनिटीज में उसको प्रमोट करने का जो काम होता है वो एक नर्स का होता है, जो कि आपको मिलता है जीएनएम के कोर्स के बाद। ओके, बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है एग्जाम की। तो एग्जाम की एलिजिबिलिटी ये है कि सबसे पहले तो आपको 12th जो है आपका साइंस से आपको पास आउट होना चाहिए। प्रेफर्ड किया जाता है कि आपको बायोलॉजी बायोलॉजी आपका बैकग्राउंड रहे। इसके अलावा कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे भी होते हैं जो और भी अलग बैकग्राउंड से लोगों को सिलेक्ट कर लेते हैं। जो एज लिमिट होती है ये इंस्टीट्यूट के हिसाब से तो वेरी करती है, बट जनरली 17 to 35 होती है। और जो एडिशनल क्राइटेरिया होते हैं वो है आपका कम्युनिकेशन स्किल और इंटरपर्सनल स्किल जो होता है वो अच्छा होना चाहिए। फिजिकल फिटनेस आपके अंदर एक सबसे कमाल खूबी है वो होनी चाहिए। और जो आपकी ये प्रोफेशन है ये लॉन्ग आवर्स की होती है, जिसमें अधिकतर खड़ा होना होता है, खड़े खड़े काफ़ी सारे काम करने होते हैं, पेशेंट्स की केयर करनी होती है, तो फिजिकल फिटनेस पर भी ध्यान दिया जाता है। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस तो सबसे पहले तो आपका रिटन एग्जाम पर होता है, जो कि जनरली ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ओके, और जो मेरिट लिस्ट बनती है वो उसी एग्जाम के बेसिस पर बनती है, और फिर सिलेक्टेड जो एग्जाम होते हैं उस मेरिट पे जो हाईएस्ट नंबर्स से लेते हैं, जो सबसे हायर टू लोअर लोगों की काउंसलिंग की जाती है। बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से होता है, डिपेंड करता है कि एग्जाम कंडक्ट कराने वाले इंस्टीट्यूशन पर। इसके अलावा जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो 100 to 150 एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस होते हैं। जनरली 2 to 3 आवर्स का ये एग्जाम होता है, और जो सब्जेक्ट कवर किए जाते हैं वो आपके बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं बायोलॉजी में, अगर हम बात करें एग्जाम के लिहाज से, तो ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, और जो लाइफ साइंस के जो बेसिक्स हैं, क्लासिफिकेशन और ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा बायोलॉजी में पूछी जाती हैं। और जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो 10th और 12th की जो टॉपिक्स हैं जनरली वो पूछे जाते हैं। जनरल नॉलेज की बात करें तो जो करंट अफेयर्स हैं, जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अपडेट्स हैं, अवेयर्स हैं, और जो जनरल साइंस की चीज़ें हैं वो आपसे पूछी जाती हैं। इंग्लिश में आपके ग्रामर, आपकी वोकेबलरी और कॉम्प्रहेंशन को चेक किया जाता है। रीजनिंग में कभी एनालिटिकल और लॉजिकल थिंकिंग की चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। ओके, बात करते हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें, तो सबसे पहली चीज़ ये कि आपको अर्ली, जितना अर्लीस्ट हो सके आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। ओके, और दूसरी चीज़ आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि जिस एग्जाम की आप पढ़ाई करने जा रहे हो, जिस एग्जाम को आप देने जा रहे हो जीएनएम का, उसका सिलेबस क्या है, सिलेबस में क्या पूछा जाता है। और डेली आपको अपना एक शेड्यूल फिक्स करना होगा, एक स्पेसिफिक आवर फिक्स करना होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी होगी। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं और जो मॉक टेस्ट हैं उसको, उस पर आपको नज़र रखनी होगी। और एक चीज और है जो सबसे खास है कि वो पढ़ाई के बाद आपको रिवाइज करना होगा, बार बार चीजों को रिवाइज करना होगा। रिवीजन आप जितना बार करोगे उतनी बार ही आपकी चीजें क्लियर होने लगेंगी। ओके, बात करते हैं रेफरेंस मटेरियल्स की। तो क्या क्या तगड़े रेफरेंस मटेरियल्स हो सकते हैं जीएनएम के एग्जाम के लिए। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है क्लास 11th और 12th की, वो सबसे ज़्यादा फायदेमंद होती है। इसके अलावा जो
एनसीईआरटी के लिए, एनसीईआरटी के जो बेसिक्स हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए हैं उनको आप कंसीडर कर सकते हो, और जो रेफरेंस गाइड के तौर पे आप प्रदीप या दिनेश की बुक्स को भी आप रेफर कर सकते हो। जीके के लिए आपको न्यूज़पेपर देखना होगा, जो मंथली मैगजीन्स आती हैं जैसे कि आपका प्रतियोगिता दर्पण और इस तरह के में जो मैगजीन्स होती हैं उन पर आप उनको ध्यान में रख सकते हैं। और जो मॉक टेस्ट हैं, कुछ ऑनलाइन पोर्टल्स हैं प्रैक्टिस पे, वहाँ पर आपको, और जो कुछ स्पेसिफिक गाइड्स हैं, ठीक है, जीएनएम के लिए, उनको आपको ध्यान देना होगा। बात करते हैं कि डू एंड डोंट्स फॉर द एग्जाम, एग्जाम में क्या करें क्या ना करें। तो सबसे पहला है कि आपको एक कंसिस्टेंट स्टडी रूटीन फॉलो करना होगा। इसके अलावा रेगुलर ब्रेक्स लेने होंगे ताकि बर्नआउट ना हो। रेगुलर ब्रेक्स का मतलब मैंने फिर से वही बताया आपको कि 50 मिनट आपको स्टडी करनी है, आपको 10 मिनट का ब्रेक लेना है, अगेन आपको 50 मिनट स्टडी करनी है, अगेन 10 मिनट्स का ब्रेक लेना है। और इसके अलावा जो आपके वीक एरियाज हैं उन पर खास तरह के फोकस करना है, उनको और स्ट्रेंथ बनाना है उन पर, और जो चीज़ें आपने कॉन्सेप्ट्स बनाए हैं उनको रेगुलरली रिवाइज करनी है, ठीक है। और क्या क्या नहीं करना है इसको भी बात करें कि डोंट इग्नोर हेल्थ, अपनी हेल्थ को कभी भी इग्नोर मत कीजिए, प्रॉपर नींद लीजिए और हेल्दी खाना खाइए, ओके। और जो शॉर्टकट्स हैं, गेस्ट वर्क्स हैं, अगर आप बिना कॉन्सेप्ट जाने शॉर्टकट्स पर ही डिपेंडेंट रहते हैं तो ये अक्सर आपको नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। तो सिर्फ शॉर्टकट्स पर डिपेंड मत रहिए एंड स्टे कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट रहिए, पैनिक मत होइए एग्जाम में। पैनिक होना अक्सर ही आपसे गलती करवा देता है। बात करते हैं टिप्स एंड ट्रिक फॉर द प्रिपरेशन, ओके। तो जो सबसे ज्यादा हाई वेटेज वाले टॉपिक्स हैं, ठीक है, बायोलॉजी में हुआ और जो जीके के टॉपिक्स हुए, उन पर आप सबसे ज्यादा फोकस करिए, ओके। और उसके बाद खुद पढ़ करके शॉर्ट नोट्स बनाइए जिससे आपके क्विक रिवीजन होते रहें, ओके। प्रैक्टिस अंडर टाइम कंडीशन टू स्टिमुलेट द एक्चुअल एग्जाम, और कोशिश करिए कि जब आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो एक पर्टिकुलर टाइम कंडीशन के अंदर ही आप वो एग्जाम दो, ठीक है, जिससे कि ड्यूरिंग एग्जाम क्या क्या कंडीशंस आप फेस कर सकते हो वो आपको पहले से उसका एक्सपीरियंस रहे। इसके अलावा सॉल्व प्रीवियस ईयर्स पेपर्स टू अंडरस्टैंड द पैटर्न बेटर, जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको आप सॉल्व करिए, जितना ही ज्यादा पिछले साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे उतना ही एग्जाम की समझ अच्छी होगी, ओके। बात करते हैं फैक्ट्स एंड मिथ्स अबाउट द एग्जाम, इस एग्जाम के क्या क्या फैक्ट्स हैं क्या क्या मिथ हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहला तो ये कि ओनली साइंस स्टूडेंट कैन क्लियर द एग्जाम, नहीं, ऐसा नहीं है। आपके अंदर अगर साइंस की समझ है तो भले ही आपका बैकग्राउंड कुछ और हो, आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। अगर आपकी प्रिपरेशन सही है, ठीक है, आपकी समझ अच्छी है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो किसी भी स्टूडेंट का वो कैंडिडेट, कोई भी कैंडिडेट किसी भी बैकग्राउंड का हो, वो एग्जाम क्लियर कर सकता है। और कुछ लोग सोचते हैं दिस एग्जाम इज टू टफ, तो हाँ, थोड़ा बहुत इसमें डिफिकल्टी आती है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि साइंस बैकग्राउंड के नहीं हैं, लेकिन अगर आपकी प्रिपरेशन सिस्टमेटिक है, हार्ड वर्किंग आप हैं, तो आप इस एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं, ओके। बात करते हैं स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर द एग्जाम, इस एग्जाम के लिए क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, ओके। तो सबसे पहले है कि आपके अंदर एक समझ होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, जो बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए, तो आपको इन तीनों सब्जेक्ट्स की समझ होनी चाहिए। अलग चीज एक और है कि आपके अंदर टाइम मैनेजमेंट की क्वालिटी होनी चाहिए। कभी कभी होता है ऐसा कि आता हुआ क्वेश्चन एग्जाम में छूट जाता है, क्यों? क्योंकि हम टाइम मैनेजमेंट हम नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल आपके अंदर होनी चाहिए एंड एम्पैथी फॉर द नर्सिंग रोल, नर्सिंग रोल के लिए आपको सबसे ज्यादा डेडिकेटेड होना चाहिए, ठीक है, एम्पैथी आपके अंदर होनी चाहिए। ये स्किल्स रिक्वायर्ड हैं इस फील्ड में करियर बनाने के लिए। बात करते हैं कि करियर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी, सिलेक्शन के बाद क्या क्या करियर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। तो एक चीज़ और है कि नर्सिंग के जीएनएम के बाद आप हेड नर्स के तौर पे या फिर नर्स मैनेजर के तौर पे या फिर एजुकेटर्स के तौर पे आपको जॉब रोल मिल सकती है। हायर स्टडीज़ की बात करें तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप बीएससी कर सकती हैं, बीएससी नर्सिंग, ठीक है, एमएससी नर्सिंग के तौर पे जा सकती हैं या फिर स्पेशलाइज्ड कोई कोर्स कर सकती हैं। ग्लोबल अपॉर्चुनिटी की बात करें तो आप नॉट ओनली इंडिया, आप केवल इंडिया के में ही नहीं बल्कि अब्रॉड के भी जो हॉस्पिटल्स हैं, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन वहाँ पर भी आप वर्क कर सकते हैं। एज अ कंक्लूजन सिर्फ ये कहना काफ़ी होगा कि जो जे जीएनएम का एंट्रेंस एग्जाम होता है, इट इज़ अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स अ रिवॉर्डिंग करियर इन नर्सिंग, नर्सिंग के फील्ड में अगर आप करियर बनाना चाहते हो तो जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम होता है, ये फर्स्ट स्टेप होती है।
अगर आप इस डिप्लोमा कोर्स ये करना चाहते हो, ठीक है, एंड विद द राइट स्ट्रेटजी एंड डेडिकेशन यू कैन सिक्योर अ स्पॉट इन टॉप नर्सिंग इंस्टीट्यूशंस। जो टॉप के नर्सिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर आप अपना एक पोजीशन सिक्योर कर सकती हो, ठीक है, अगर आपके अंदर राइट स्ट्रेटजी एंड डेडिकेशन है तो। इसके अलावा है स्टार्ट योर प्रिपरेशन टुडे एंड एम फॉर सक्सेस इन दिस नोबल प्रोफेशन। ऐसा नहीं है कि एग्जाम अभी 6 महीने बाद है तो हम 5 महीने बाद तैयारी शुरू करेंगे, नहीं, आपको आज से अभी से ही तैयारी अपनी शुरू कर देनी चाहिए। थोड़ी थोड़ी डेली तैयारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगी। तो प्रिपरेशन आपकी जितनी अर्ली होगी आपकी स्कोर करने के चांसेस उतने ही तगड़े होंगे। ओके, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, अच्छी लगे, तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, खासकर उनको जो अपना इस फील्ड में, नर्सिंग की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।